दोस्तों जय हिंद। आज अपन बात करेंगे टाइटैनिक जहाज के बारे में। एक ऐसा जहाज जो बहुत अद्भुत बनाया गया था, जिसके लिए कहा गया था कि ये अनसिंकेबल है और अपने पहले ही उसमें जाकर डूब गया। ऐसे जहाज की कहानी, उसका रहस्य आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे ये इतना बड़ा जहाज जो कि नहीं डूबने का था, अनसिंकेबल था, उसकी डिजाइन इस तरह से बनाई गई थी कि वो अनसिंकेबल रहेगा, फिर भी वो डूब गया। इसलिए इस वीडियो में अपन देखेंगे उस जहाज के बारे में। दोस्तों 10 अप्रैल 1912 को ये टाइटैनिक जहाज निकला कहां से? साउथहैम्पटन के यहां से निकला। ये इंग्लैंड है और ये बीच में अटलांटिक महासागर है, ये अमेरिका है। और यहां से चला, ये साउथहैम्पटन से यहां से चला। और ये जहाज कहां जाने वाला था? ये जाने वाला था न्यूयॉर्क। तो दोस्तों ये यहां से निकला, यहां से निकला और इधर से जाने वाला था। और ये बहुत लग्जरियस जहाज बनाया गया था। आप देख सकते हैं इसका इंटीरियर इतना, एक महल से भी बेहतरीन था। महल भी फैला है, इतना बेहतरीन ये अंदर से था, बिल्कुल लग्जरियस। और ये इसके जो चलाने वाले थे, ठीक है। तो ये 10 अप्रैल 1910 की बात है और ये अपने जमाने का सबसे बेहतरीन जहाज था। इसमें तरह तरह के लोग बैठे हुए थे, जहाज स्पेशलिस्ट, कुछ आर्टिस्ट, कुछ घूमने वाले, कुछ विशेषज्ञ, कोई व्यापारी। इतना लग्जरियस जहाज था। पहला बिल्कुल छकाछक भर के और 10 अप्रैल को निकल लिया। दोस्तों ये जहाज अपने जमाने का बहुत सुपर जहाज था। ये बहुत बढ़िया जहाज था, ये कि काफी गजब का जहाज था। 170 मीटर तो ये लंबा था। 170 मीटर तो ये लंबा था। और नहीं नहीं, हाँ, और 50 मीटर से ज़्यादा ऊंचा था। 170 मीटर लंबा और 50 मीटर से ज़्यादा ऊंचा था। इस तरह से गजब का ये जहाज था दोस्तों। और इसकी कॉस्ट, इस जहाज को बनाने की कॉस्ट उस जमाने में 70 मिलियन थी। 1910 में 70 मिलियन रुपए लगे हों, इतना पैसा लगा था। तो आज के ज़माने में इस जहाज को अगर बनाने में देखा जाए तो इसमें 500 मिलियन रुपीस की कॉस्ट आएगी। कितना कॉस्ट आएगी? 500 मिलियन रुपीस में ये जहाज बनकर आज के ज़माने में अगर तैयार होगा तो ये एक बहुत गजब का जहाज था। बड़ा भी था, भव्य भी था और अपने ज़माने का बिल्कुल लग्जरियस भी ये जहाज था। इसमें जो दोस्तों लकड़ी यूज करी गई थी वो बहुत ही हाई क्वालिटी की लकड़ी यूज करी गई थी। जो विंडोज के ग्लास थे वो इतने गजब के थे कि उसमें पता नहीं चलता था कि साइड में बाहर भी कुछ है। मतलब आधुनिक तरह के ग्लास हैं, उस तरह के ग्लास यूज करे गए थे। और हर एक चीज जो थी उस समय उपलब्ध उच्चतम क्वालिटी की चीजें उसमें यूज करी गई थी। पर किसी को पता नहीं था कि ये सारा कुछ ही क्षणों में वेस्ट होने वाला है। इस जहाज को बनाने वाली कंपनी का नाम था व्हाइट स्टार लाइन। क्या नाम था? व्हाइट स्टार लाइन। और ये व्हाइट स्टार लाइन कंपनी है, उसके ओनर्स पब्लिकली आकर एक एक चीज को अच्छे से डिफाइन किया, दिखाया। आप देख सकते हैं इसके इंटीरियर कितना गजब का था। बिल्कुल ही उच्च क्वालिटी का इसका इंटीरियर था। जो मतलब एक एक चीज का, एक एक कॉर्नर का, हर एक का बहुत ही उच्च क्वालिटी की चीजें यूज करके इसको बनाया। और इन्होंने कहा कि ये जहाज अनसिंकेबल है। पब्लिकली आकर बोला था कि ये जहाज अनसिंकेबल है। लेकिन ये जहाज 10 अप्रैल को निकल जाता है। और यहां से निकलने के बाद यहां पर 2 दिन बाद ही 12 अप्रैल को इस जहाज को आइस की वार्निंग मिलने लग जाती है। किसकी? बर्फ की वार्निंग मिलने लग जाती है। इस जहाज को आइस की वार्निंग मिलती है। ये इस रास्ते से जा रहा था तो इनको आइस की वार्निंग मिलना कोई अनयूजुअल चीज नहीं है, क्योंकि समुद्र से जाएगा तो जगह जगह आपको बर्फ के वो मिलेंगे। लेकिन यहां पर क्या है कि इधर से एक धारा आती है और वो ठंडी धारा आती है, लैब्राडोर। इसकी वजह से यहां पर क्या होता है, जो ठंडी धारा आती है उस ठंडी धारा की वजह से यहां पर क्या हो जाता है,
यहाँ पर बर्फ के बड़े बड़े आइसबर्ग आकर इकट्ठे हो जाते हैं, और ये यहाँ पर एक तह, ऊपर की तह बन जाती है और बर्फ के ऊपर, और इसकी वजह से ज़्यादा मात्रा में ये आया हुआ था उस वक्त। कभी कभी ये धीरे आते हैं, कभी कभी तेज आते हैं। तो वो जब तेज आए थे तब उस स्थिति में मतलब संख्या, वहां पर बर्फ की क्वांटिटी है जो वो ज्यादा थी, और इस वार्निंग को इन लोगों ने थोड़ा सा ज्यादा सीरियस लिया नहीं। आइस वार्निंग को अवॉइड करने के लिए इन्होंने एक दो बार दिशा भी बदली। भाई इधर से जा रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे घूम के चले हैं, इस तरह से इन्होंने दिशा भी बदली। लेकिन ये वार्निंग लगातार आ रही थी। इनको 7 बार वार्निंग मिली, लेकिन इसका क्रू, कैप्टन स्मिथ और इनके क्रू ने इन सब को इग्नोर किया, क्योंकि आइस की वार्निंग्स अक्सरतः आती हैं। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने स्पीड कम नहीं करी। उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर के आसपास थी, उसी को मेंटेन रखा, उसको कम नहीं किया स्पीड को। तो ये जहाज के ऊपर क्या है कि ऊपर की तरफ एक आदमी को बिठा कर रखते हैं जहाज के ऊपर, ऊपरी हिस्से में यहाँ पर एक आदमी को बिठा कर रखते हैं, ताकि वो आदमी उसको देख सके। जैसे आप ये यहाँ देख रहे हैं इस तरह से, तो वो क्या कर सकता है, आगे आने वाली, सामने आने वाली चीजों को देख सकता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कुछ है तो नहीं, इस तरह से देख सकता है। उसको बिठाया, लेकिन वो टूट गया था, उसका जो ये था आगे का, सामने का टूट गया था, इसलिए उसको डायरेक्ट ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन वो बंदा हटा नहीं पीछे, वो वहीं पे खड़ा था, और उसने देखा कि सामने, जस्ट सामने एक बर्फ का पहाड़ ही है। वो ऊपरी तह इतनी जम चुकी थी कि उसके ऊपर 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 जो लेब्राडोर आ रही थी, तो उसकी वजह से वो बर्फ उसके ऊपर चढ़ती 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 चढ़ती, और फिर ऊपर से जो आइस फॉल भी होता है ना, तो उसकी वजह से वो ऊपर पहाड़ जैसा ऐसे ऊंचा सारा बन गया, समुद्र में बन गया। इसकी वजह से उनको, उसको दिखा कि सामने तो पहाड़ है, सामने तो क्या है, पहाड़ है, बर्फ का पहाड़ है। तो ये चीज उसने देखा। उसने तुरंत की तुरंत नीचे जाकर नीचे कॉल किया कि आप इस जहाज को बोल दो। ऑफिसर को कॉल करता है कि सामने बर्फ है, तुरंत की तुरंत जहाज मोड़ दो। और फिर वो क्या करता है, जो ड्राइवर होता है उसको इंस्ट्रक्शंस देता है कि आप जहाज को मोड़ो। अब इस चीज को करने में 1-2 मिनट निकल गए, निकलने थे ही। और जैसे ही, अब इतनी अंधेरी रात थी उस वक्त, चांदनी भी नहीं थी कि उसको बहुत दूर से दिख सके। इतने में क्या होता है, ये जहाज उस आइसबर्ग से टकरा जाता है। क्या होता है, उस आइसबर्ग से, उस बर्फ के पहाड़ से टकरा जाता है। अब वो तो बर्फ थी वहां पर, और उसको बताते हैं कि वो 500 फीट हाइट पे था। मतलब वो जो बर्फ थी उसकी हाइट थी 500 फीट समुद्र से ऊपर। तो समुद्र में बर्फ कितना, 1/9 पानी में रहती है, और 9/10 तो पानी में रहती है, और 1/10 ऊपर रहती है। तो 500 फीट ऊपर है, तो नीचे पूरा थी, तो वो तो बर्फ का पूरा वो था, उसमें टकरा गया, वो जाके धंस गया उसमें। अब उससे टकरा गया, तो अब वो टकराने का ऐसे नहीं कि वो सीधा फ्रंट से टकरा गया, फ्रंट से टकराता तो डैमेज होता। लेकिन वो बर्फ क्या है, धीरे धीरे, ऐसे है कि नहीं कि पूरा चट्टान सामने बन गई, वो धीरे धीरे स्लोप बन जाता है। यहाँ से थोड़ा थोड़ा बर्फ आई, थोड़ा थोड़ा बर्फ आई, तो वो उसके ऊपर चढ़ गया। अब ऐसे चढ़ने के ऊपर में ये क्या है, थोड़ा सा दिक्कत कर दिया। तो वो टकराव से उस जहाज में डैमेज हुआ, उस जहाज में डैमेज हुआ। अब यहाँ से है, अब इसमें क्या है कि ये वाला पार्ट है, यहाँ पर एक नोकदार बर्फ बनी हुई है, क्योंकि बर्फ ऊपर ही समुद्र की सतह पर ही जमती है, नीचे तो समुद्र जमता नहीं है। तो यहाँ एक नोकदार बन गया, तो एक नोक जैसा बन गया, तो ये और भी ज़्यादा वो है। अब आपके लिए ये थोड़ा सा ये है कि ये तो मेटल का जहाज बना हुआ था, वो उस बर्फ से कैसे कट गया, उससे डैमेज कैसे हो गया। तो इसका एक सीधा सा उदाहरण ये है कि मेटल की बनी हुई अपनी गाड़ियाँ होती हैं, मजबूत मजबूत चीज़ों की बनी हुई गाड़ियाँ होती हैं, पेड़ से टकराने के बाद कैसे चकनाचूर परखच से उड़ जाते हैं, उसका एक एक चीज़ डैमेज हो जाती है। तो ये बर्फ का पहाड़ इतना बड़ा था, इतनी साइज में था, इतना मजबूत था, तो ये इससे टकराने की वजह से इसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब शिप पहली बार ही जा रहा था, तो आर्किटेक्ट भी साथ में ही जा रहे थे शिप के, तो वो जाके देखे कि भाई शिप में कितना डैमेज हुआ है, इस चीज़ को देखा जाए तुरंत की तुरंत।
तो वो जाते हैं। जो जहाज़ के आर्किटेक्ट हैं थॉमस एंड्रयूज, उन्होंने देखा कि डैमेज कितना हुआ है, तो वो देखने के लिए तुरंत भागकर उसका मुआवना लिया और उन्होंने रियलाइज़ किया कि इसमें डैमेज तो हुआ है। तो उन्हें लगा कि यार और अच्छे से जहाज़ को देखा जाए। जब उन्होंने डैमेज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखा, जब उन्होंने जहाज को बेहतरीन तरीके से एक एक चीज को देखा, तो ये तो टूट गया नीचे से, और जैसे ये तो डूब जाएगा, पानी जाएगा अंदर, और अंदर से पूरा, अंदर से तो रोकने का, पानी रोकने का कुछ है ही नहीं। एक बार अंदर पानी चला गया तो वो तो ऊपर तो मकान बने हुए हैं, उसमें तो पानी रुक ही नहीं सकता, हम रोक ही नहीं सकते, ऐसी कैपेसिटी ही नहीं है। यहाँ से अगर हम रोक दें वो बात अलग है, नहीं तो अब इस जहाज को रोकना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। और उन्होंने देखा तो ये बताया कि भाई वहाँ पर क्या था कि वो जो पूरा जहाज़ था, वहाँ पर उस जहाज़ में नीचे का जो पार्ट था, लेयर थी, वो डबल बनाई गई थी, इसीलिए इसको अनसंकेबल बोला गया था कि अगर नीचे की टूट भी जाएगी तो उसकी सेफ्टी के लिए ऊपर की एक और लेयर रहेगी, जिससे वो जहाज़ डूब नहीं सकता। लेकिन इसमें तो प्रहार सामने से हुआ था ना, जिससे जहाज में मतलब साइड वाली दीवारें हैं वो इतनी मजबूत नहीं बनाई गई थी, कि क्योंकि साइड से तो प्रहार होने के बहुत ही कम चांस होते हैं, या तो कोई एक्सीडेंट हो, तो एक्सीडेंट में भी इतना भयंकर चांस नहीं है कि भाई इतना तेज़ी से समुद्र में, क्योंकि पीछे पानी धकेल देता है पानी, तो समुद्र में इतने एक्सीडेंट से इतने ज़्यादा टूटने के चांस नहीं है। लेकिन ये तो कहानी कुछ अलग ही थी। इसके 6 कंपार्टमेंट में पानी भर चुका था, वो जो नीचे जाकर देखा आर्किटेक्ट ने। तो अगर 6 कंपार्टमेंट में भर गया पानी, वो फ्रिज हो गए, तो अब तो ब्रेक हो गए, तो अब तो कोई चांस नहीं है कि ये जहाज़ डूबने से रुक सकता है। जहाज़ के डूबने से रुकने का कोई चांस नहीं था। तो इसके बाद कैप्टन स्मिथ ने बोला कि आप एक सिग्नल भेजो, ताकि यहाँ आसपास का कोई भी जहाज़ है तो वो हमें बचाने आ जाए, और हम हमारे सारे मेंबर को उसमें चढ़ा देंगे। तो इससे हमारी मतलब कुछ लोग तो बच ही जाएंगे, इससे ये बेनिफिट तो हो ही जाएगा। लेकिन सिग्नल बहुत बार ट्राई करने के बाद में भी किसी ने कोई रेस्पॉन्स दिया ही नहीं, क्योंकि वहाँ जहाज़ था ही नहीं, वहाँ जहाज़ आ ही नहीं सकता, वहाँ तो बर्फ़ बर्फ़ के आइसबर्ग्स थे। और सिग्नल्स ऐसा नहीं कि इतने बड़े समुद्र में 50 किलोमीटर भेज दिया तो 50 किलोमीटर में जहाज़ मिल जाए, कोई चांस नहीं है। 12 बजकर 20 मिनट पर 12 बजकर 20 मिनट पर एक जहाज ब्रिटेनिया था जो पास में मौजूद था, कारपेथिया करके, वो सिग्नल को पकड़ लेता है और वो ऑपरेटर से बात करता है। वो सिग्नल को पकड़ लेता है और ऑपरेटर से बात करता है। वो बात करने के बाद में कह देता है कि ठीक है मैं आ जाऊंगा उधर। लेकिन वो सिग्नल उन्होंने बढ़ाया हुआ था, वो जब रेंज बढ़ाए थे तो वो जहाज़ था 160 किलोमीटर दूर, और वो तो समुद्र में तो सीधी रेखा में जा सकते हैं, अपॉर्चुनिटी ये रहती है कि सीधा का सीधा जाया जा सकता है। तो वो भी 160 किलोमीटर दूर था, उसकी स्पीड मैक्सिमम थी, उससे अगर चलेंगे तो वो 3.5 घंटे में वहाँ पहुँचेंगे, और 3.5 घंटे में तो जहाज़ का कुछ बचेगा ही नहीं, ऐसी हालत थी। तो इन लोगों ने क्या किया कि सारा प्लान इनका चौपट होने वाला था। तो क्रू मेंबर्स ने सोचा कि हम, हाँ, जब ये जहाज़ सिग्नल पकड़ रहा है तो हो सकता है कोई आसपास और जहाज़ हो, तो उन्होंने रॉकेट दागे कि भाई यहाँ से हम सेफ्टी के लिए रॉकेट दागते हैं कि यहाँ कोई अगर दिख जाए किसी को कुछ, तो हम रॉकेट दागते हैं, ताकि खूब सारी ट्राई करने के बाद में कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। फिर क्रू मेंबर्स ने तय किया कि भाई इवैक्यूएट किया जाए, इनको निकाला जाए यहाँ से और एस्केप किया जाए। तो उसके लिए बच्चे और महिलाओं को सबसे पहले निकालो, इस तरह से इन्होंने प्लान बनाया, और कि सबसे पहले महिला और बच्चों को निकालो। ये सबसे पहले तय किया कि महिला और बच्चों को पहले निकालो। पहले तो लोगों को रियलाइज़ करना ही मुश्किल था कि ये जहाज़ डूब भी सकता है। तो जो सेफ्टी के लिए निकाली गई थी कि भाई कुछ लोग इसमें बैठ जाओ, तो कुछ लोग बैठे ही नहीं, मना कर दिया कि भाई हम तो बैठेंगे ही नहीं। इस तरह से मना कर दिया उन्होंने कि उस लाइफ बोट में बैठेंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो जहाज़ अनसिंकेबल है, तो बैठे ही नहीं। जहाज़ उस लाइफ बोट की कैपेसिटी 100 थी और बैठे 40 से 45 लोग ही, और फिर उसको कितनी देर रोके रखते, एटलीस्ट वो लाइफ बोट लेकर निकल गए। लेकिन धीरे धीरे एक फ्लोर के बाद में दूसरे फ्लोर में जैसे जैसे पानी चढ़ने लगा तो वो क्या करने लगे, लोगों के डर घुसने लगा कि हाँ ये जहाज़ डूब सकता है। अब उसमें पानी
एक तरफ भरता जा रहा था, एक तरफ पानी भरता जा रहा था। इसमें जहाज में पानी एक तरफ भरता जा रहा था। तो जब ये जहाज में पानी एक तरफ भरता जा रहा था तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि ये एक हिस्सा ज़्यादा झुक गया। जैसे एक तरफ पानी भरेगा तो इधर का झुक झुक गया ज़्यादा, और जैसे ये ज़्यादा हिस्सा झुका तो इसका दबाव इस तरह से बढ़ गया। अब इधर का तो पानी में है इधर से, और वो ज़्यादा पानी में जा रहा था तो वो ज़्यादा जा रहा था, और इधर वाला पार्ट है वो सही था, तो वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा था। तो वो अचानक से फिर टूट जाता है। फिर वो 1 बजे पानी, वो जहाज है जो टूट जाता है, और जैसे ही टूटता है, वो टूटता है तो उसका जो पानी जाने की कैपेसिटी थी वो और अचानक से बढ़ जाती है। और जैसे वो टूटता है ना, तो लोगों में हड़बड़ी मच जाती है कि अब जहाज टूट चुका है आधा। अब उसको देख भी सकते थे लोग कि जहाज बीच में से टूट चुका है। तो अब लोगों में हड़बड़ी मच जाती है और वो भाग भाग के इधर उधर, और वो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि जहाज टूट गया और डूब गया आधा तो, और आधा बचा हुआ है और ये भी डूबेगा थोड़ी देर में। शुरुआत में जो लाइफ बोट निकाली गई थी उनमें कम लोग निकाले गए। उसमें टोटल 20 लाइफ बोट थी जिनसे 1200 लोग निकाल सकते हैं, और उसमें कैपेसिटी थी 2200 लोगों की, मतलब 1000 लोग फिर भी अंदर रहने थे। लेकिन वो क्या है, लाइफ बोटों में बैठे ही नहीं, और जो बैठे नहीं तो उसकी वजह से कम संख्या वाली लाइफ बोटों को भी लेके निकलना पड़ा। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो 1500 लोग थे वो भी जहाज में थे। आखिरी लाइफ बोट निकाल दी, लेकिन फिर भी क्या थे, 1500 लोग जहाज में बैठे हुए थे अभी भी। अब जहाज में इतना ज़्यादा हड़बड़ी मच गई थी कि अब कुछ किया नहीं जा सकता, ऐसा हो रहा था, सब लोग अफरा तफरी में थे। अब जहाज बिल्कुल तेज़ी से डूबने लग गया, और 2:20 पे ये बिल्कुल टूट चुका था और ये अंदर जा चुका था। तो 3 बजे तक ये जहाज़ लगभग पूरा डूब चुका था। इसके जो कैप्टन थे वो बेचारे हमेशा अपने जो चलाने वाली जगह है वहाँ बैठे रहे कि अब इतने लोग, 2200 लोग मेरे साथ में हैं, इनकी जिम्मेदारी मेरी है। कुछ लोग बताते हैं कि कहा जाता है कि उन्होंने खुद के गोली मार ली, कुछ कहते हैं कि वो पकड़े रहे और उस जहाज़ के साथ हमेशा के लिए डूब गए। मतलब कई सारी चीज़ें निकल कर आती हैं बाद में। पर ये जहाज़ 3 बजे डूब चुका था। उसके आधा घंटे बाद, 40 मिनट बाद, वहाँ पर जो बचाने वाला जहाज़ था वो पहुँच चुका था, और वहाँ बचाने वाले जहाज़ आ गए थे। लेकिन जो लाइफ बोट्स थी वो कोई किधर चला गया, कोई किधर चला गया, कोई किधर चला गया, क्योंकि ठंड उन्हें भी लग रही थी। लाइफ बोट में जो बैठ गए थे उनको भी बहुत भयंकर ठंड थी, वहाँ -1 डिग्री टेम्परेचर था, तो वो भी निकल गए। अब वो लाइफ बोट भी कितनी दूर जाएं, और उनके पास ना कोई सिग्नल भेजने का ना कुछ और है, कुछ भी नहीं है वहाँ पर, वो चले ही जा रहे हैं। तो उनमें से भी बहुत सारे लोग मर गए। और वो जहाज से जो कूदे थे पानी में, तो पानी का तापमान -1 डिग्री था। ऐसे में मतलब सब कुछ जम जाएगा। ज़्यादा देर अगर पानी में रहेंगे तो उनका खून जम जाएगा, आदमी वैसे मर जाएगा, हाइपोथर्मिया हो जाता है आदमी को ज़्यादा उसकी वजह से, तो फिर वो वैसे उसकी मौत हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में मतलब भयानक स्थिति थी। चारों तरफ मौत ही मौत थी, मौत ही मौत थी। और वो जहाज है जो बचाने वाले हैं वो इधर उधर देख रहे थे। कुछ लोगों को उन्होंने उठाकर बचाने की भी कोशिश की कि उनकी सांसें थी रुकी हुई थी, क्योंकि 40 मिनट उनको पानी में हो गया था, और पानी के कुछ ही 20 से 25 मिनट में सबकी मौत हो रही थी। कुछ बच भी रहे थे तो वो 40 मिनट में हो रहे थे। वो टाइटैनिक मूवी में भी दिखाते हैं, एक लेडी जो बच जाती है टूटे हुए उसके ऊपर बैठ के, वो बच जाती है। इस तरह से था। तो ये तो मंजर ही कुछ अलग था। सबसे बड़ी बात यह है कि 1 घंटे पहले कैलिफोर्निया से भी एक मैसेज आया था कि इस रास्ते में आइसबर्ग हैं, तो आप बच के रहना, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए बच के रहना। इस तरह से उन्होंने मैसेज किया था, लेकिन इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया क्रू मेंबर ने, क्योंकि इस तरह के मैसेज आते रहते हैं, और इनको लग ही नहीं रहा था कि इस तरह से भी इंसिडेंट हो सकता है। ऐसा इंसिडेंट पहले हुआ भी नहीं था। चीज़ ये थी कि उसके पास से जब वो फ्लेयर्स चला रहे थे तब एक जहाज ने उन्हें देखा भी था, और टाइटैनिक के लोगों ने भी वहाँ से उसमें जहाज में उस जहाज को देखा था। और वहाँ पर एक आदमी ने बोला भी था कि देखो आपके यहाँ मतलब एक जहाज अपनी तरफ बचाने के लिए आ रहा है, इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो कैलिफोर्निया जहाज था वो अच्छी से जानते थे, उसके लोग क्रू मेंबर्स बहुत अच्छे से जानते थे कि ये कोई
डिस्ट्रेस स्ट्रेस वाले सिग्नल्स नहीं है कि बचाने के लिए ये सिग्नल्स कर रहे हों, ये तो रॉकेट चला रहे हैं, ये पार्टी कर रहे हैं। इसमें तो टाइटैनिक में तो बहुत पैसे वाले लोग जा रहे हैं ना सारे, तो ये क्या है कि ये अपनी पार्टी कर रहे हैं, और पार्टी की ये है रात में लेट नाइट 11-12 बजे ये पार्टी कर रहे हैं, और इनका पार्टी से लेना देना है। ये जहाज़ तो वैसे ही नहीं डूब सकता अपने, तो चलो वो बहुत सारे सिग्नल्स को नेगलेक्ट करके निकल जाते हैं, जबकि वो बिल्कुल पास में था और वो उसको बचा सकते थे। अगर वो जहाज़ वहाँ चला जाता तो बाकी कुछ लोग वैसे बच चुके थे, और 1000 से 1500 लोग उसमें उस जहाज़ में चले जाते जिससे बच जाते, और वो जहाज़ बिल्कुल बचाया जा सकता था। लेकिन ये किस्मत ख़राब थी कि वो साइड वाले जहाज़ भी उसको समझे नहीं सिग्नल को, कि ये परेशानी का सिग्नल थोड़ा ही ना हो सकता है, ये तो एक पार्टी करने वाला सिग्नल हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि इन्होंने लाइफ बोट पूरी कैपेसिटी के हिसाब से रखा नहीं था उसमें, इन्होंने जगह ही नहीं बनाई थी उसमें कि लाइफ बोट इस तरह से रखी जाए पूरी कैपेसिटी के साथ में, क्योंकि इन्होंने नीचे 2 लेयर देकर वो चीज़ कंपनसेट कर दी थी कि हमने 2 लेयर बना दी हैं इसमें, अब ज़रूरत ही नहीं है कि ये जहाज़ डूबेगा पानी में कभी। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कुछ बनाया ही नहीं था उसमें, जो अनसिंकेबल बनाया, तो इसकी वजह से और चीज़ों को उन्होंने नेगलेक्ट कर दिया, और ये एक बहुत बड़ी भूल थी टाइटैनिक की। इसके बाद में एक पनडुब्बी सबमरीन यहाँ पर बनाई गई, जो क्या करती थी कि इसको दिखा के लाती थी, बहुत अमीर लोगों को दिखा कर लाती थी। वो पनडुब्बी उनको दिखाने के लिए गई थी, उसमें नीचे जाने के बाद में, इतना डेप्थ में जाने के बाद में वहाँ प्रेशर बढ़ जाता है पानी का। वो बहुत अमीर लोग थे, हम लोग तो कहाँ घूमने जाते हैं, कहीं मनाली चले गए, कहीं अंडमान चले गए, कोई पहाड़ सा देख लिया, हमें बहुत आनंद आ जाता है। और ये पैसे वाले लोगों के चोचले अलग ही होते हैं। ये क्या करते हैं, समुद्र के अंदर गहराई में 6000 मीटर 4000 मीटर जहाँ पर जाना इम्पॉसिबल है, वहाँ पर उस टाइटैनिक को देखने के लिए गए ये लोग। और ये बहुत अमीर थे, दुबई के लोग अमीर, ये अपना विशेष वो करके वो पनडुब्बी करके लेके गए, लेकिन वो पनडुब्बी वहाँ एक्सीडेंट हो गई। एयर प्रेशर उसका जो उसका पानी का प्रेशर है वो ज़्यादा बढ़ गया, और ज़्यादा बढ़ने की वजह से वो पनडुब्बी भी ब्लास्ट कर गई, और वो पनडुब्बी भी टूट गई। टाइटैनिक 100 साल पहले डूब चुका था, और उसके वापस 100 साल बाद, अभी की बात है, पिछले साल की बात है, पिछले साल उस टाइटैनिक को डूबे हुए पुराने जहाज को, खंडर जहाज को दिखाने के लिए गए, वो लोग भी डूब गए। तो ये इंसिडेंट इस तरह के होते हैं, एडवेंचर लोग कुछ करते हैं लेकिन फिर भी ये इंसिडेंट होते हैं। तो ये था आपका टाइटैनिक जहाज। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।